बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल्स ऑफ एसेट रिटर्न्स के सेकंड पार्ट के साथ मोहम्मद यासिर गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर मल्टी इंडेक्स मॉडल के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंगल इंडेक्स मॉडल के ऊपर बात की थी, तो इस पार्ट 2 को देखने से पहले आपको पार्ट 1 की वीडियो देखना लाजमी है, और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी वो पार्ट 2 की वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 की वीडियो लाजमी देखें। स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर मल्टी इंडेक्स मॉडल क्या होता है जी। फैक्टर मॉडल्स और फाइनेंशियल मॉडल्स दैट इनकॉर्पोरेट फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, फंडामेंटल फैक्टर एंड स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स यूज करते हैं। सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर एक ही हमारे पास फैक्टर होता है जिसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे होते थे, अपना रिटर्न कैलकुलेट कर रहे होते थे, वो था मार्केट रिटर्न। इसमें जो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं, फंडामेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, जिनकी बेस पर हम अपने सिक्योरिटी का या पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रिटर्न फाइंड करने की कोशिश करें। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या आता है जी, हमारे पास ये कंट्री रिलेटेड होते हैं, ब्रॉडर लेवल के होते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमारे पास बात है एक्सचेंज रेट फैक्टर हो सकता है, उसकी बेस पे हमारी कंपनी के जो है रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन की वजह से इफेक्ट हो सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की वजह से इफेक्ट हो सकता है, जीडीपी का इफेक्ट आ सकता है, और इसी तरह के बहुत से जो है फैक्टर्स जो कि मैक्रो लेवल के हैं, उनको बेस पे हम चेक करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी का रिटर्न क्या हो। दूसरा जी हमारे पास फंडामेंटल फैक्टर्स, ये कंपनी रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्राइस अर्निंग रेशियो होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होगी, एटसेट्रा। इसी तरह की रेशियोज के ऊपर बात करें जो कि कंपनी रिलेटेड होंगी। स्टैटिस्टिकल फैक्टर जो है, इसके अंदर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम यूज करते हैं, और उसके तहत हम डिटरमिन करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी के रिटर्न को। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो मैक्रो फैक्टर्स में से भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, वो फंडामेंटल में से भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। बहुत से टूल्स को हम लेके उसमें से स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई करके हम फाइंड करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो डायरेक्टली और सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी के रिटर्न को। तो उन फैक्टर्स को हम मल्टी इंडेक्स मॉडल के अंदर हम उनको यूज करते हैं एज ए फैक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मल्टी इंडेक्स मॉडल के अंदर हमारा वो इक्वेशन कैसे बनती है। सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर क्योंकि एक फैक्टर था तो एक बीटा था, मगर क्योंकि मल्टी इंडेक्स है तो एक से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो एक से ज्यादा फैक्टर होंगे तो एक से ज्यादा बीटा होंगे। तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन अल्फा, जो कि हमारा इंटरसेप्ट है, प्लस बीटा 1 इंटू फैक्टर 1। ये जो बीटा 1 होगा ये फैक्टर 1 का बीटा होगा, फैक्टर 2 बीटा 2, फैक्टर 3 बीटा 3 एंड सो ऑन, एंड एट द एंड एरर टर्म। तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल कि हम कैसे इसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं जी, अज्यूम दैट अल्फा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज इक्वल टू 3%। द फैक्टर 1 इज द रिटर्न फॉर द मार्केट फॉर पीरियड टी विच इज 12%। फैक्टर 1 हमारे पास मार्केट रिटर्न है, और मार्केट रिटर्न के ऊपर जो हमारा मार्केट रिटर्न जो आ रहा है वो 12% है, और मार्केट का जो बीटा है वो हमारे पास 1.5 है। फैक्टर 2 हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है जो कि इस वक्त 4% है टी टाइम के लिए, और बीटा जो लिंक कर रहा है इन्फ्लेशन का और सिक्योरिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप बीटा फाइंड है वो है जी 0.25। वक्ती तौर पर इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई रखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इसे दो फैक्टर लिए गए हैं। तो आर आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा 1 इंटू फैक्टर 1 प्लस बीटा 2 इंटू फैक्टर 2 प्लस एरर टर्म। एल्फा हमारे पास कितना 3%, और फैक्टर 1 हमारे पास था मार्केट रिटर्न, तो मार्केट रिटर्न का हमारे पास बीटा था
1.50 और मार्केट का रिटर्न कितना था 12%। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12%। सेकेंड फैक्टर था हमारे पास इन्फ्लेशन और उसका बीटा हमारे पास 2.5। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय जो इन्फ्लेशन रेट हमारे पास है वो 4%, तो वो वैल्यू आ जाएगी। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लाइक वाइज रिटर्न होगा सिक्योरिटी का वो होगा 22%। मीन बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स हमारे स्टॉक का रिटर्न कितना होना चाहिए 22%। ये तो सिंपल था। अब जैसे कि हमें सिंपल इंडेक्स मॉडल के अंदर सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर हमने देखा था एक्सेल के अंदर बीटास की कैलकुलेशन और अल्फा की कैलकुलेशन, तो इसके अंदर भी हम बीटा और अल्फा की कैलकुलेशन देखते हैं थ्रू एक्सेल। ठीक है जी। तो ये मैंने एक डेटा लिया है सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर। हमारे पास एक तो केएससी का डेटा था और दूसरा हैस्कोल का था, एक कंपनी का जनवरी के लिए। मैंने इसके अंदर एक नया फैक्टर ऐड किया है, वो ऑयल प्राइसेस। ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है, ये पाकिस्तान की नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल के प्राइसेस जनवरी के अंदर क्या थी वो ली गई हैं। तो भाई हमारी कंपनी हैस्कोल क्योंकि एक पेट्रोलियम कंपनी है तो वो बेस उसको इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी इफेक्ट करेंगी हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो इसलिए इन दो फैक्टर्स को लिया गया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, हम अपना मॉडल बनाना चाहते हैं और हम फाइंड करना चाहते हैं इसके अंदर सिक्योरिटी का रिटर्न यूजिंग दिस इक्वेशन। अब इसके लिए मुझे इंटरसेप्ट भी चाहिए और स्लोप भी चाहिए, यानी कि बीटा 1 बीटा 2। चले देखते हैं। ये जो मैंने मेरे पास डेटाज हैं केएससी का, ऑयल प्राइसेस का और हैस्को का। जैसे मैंने वहां पर पहले इनको रिटर्न्स के अंदर कन्वर्ट किया था, तो यहां पर भी मैं रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ ऑयल और रिटर्न ऑफ हैस्को या सिक्योरिटी आई से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, इक्वल टू करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू। ठीक हो गया जी। इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं। तो ये मेरे पास जो है तीनों के रिटर्न्स आ जाएंगे। जो मॉडल के लिए हमें चाहिए था अल्फा, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर हम क्या करते थे, इज इक्वल टू इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाते थे, जिसमें हम कहते थे नॉन वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि ये सिक्योरिटी है, और उसके बाद कहते थे नॉन एक्सिस। ये हमारे पास अब इसमें एक्सिस दो हैं, एक हमारे पास मार्केट है और एक ऑयल प्राइस है। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा फॉर्मूले के लिए तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो इंटरसेप्ट हम सिंगल इंडेक्स मॉडल वाले पैटर्न के मुताबिक नहीं फाइंड कर सकते। तो मल्टी इंडेक्स के अंदर हम कैसे ये फाइंड करते हैं जी अल्फा और बीटा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू सपोज करनी, खुद से सपोज करनी, कुछ भी वैल्यू सपोज कर ले। मैं 0.5 सपोज कर रहा हूं तीनों के लिए, और इस पोस्ट वैल्यू की बेस पे मैं प्रेडिक्टेड जो है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फाइंड करने जा रहा हूं अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए मैं जो है प्रेडिक्टेड इन सपोज्ड वैल्यू की बेस पे बीटा 1 और बीटा 2 की सपोज्ड वैल्यू की बेस पे प्रोजेक्टेड रिटर्न फाइंड करना। तो फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू फैक्टर 1। फैक्टर 1 हमारे पास क्या है,
मार्केट है प्लस बीटा 2 इनटू फैक्टर 2 हमारे पास ऑयल प्राइसेस है। इसको ओके करने से पहले मैं जो है अल्फा बीटा वन और बीटा 2 की वैल्यूज को लॉक करने लगा हूं जी, कि जब मैं नीचे ड्रैग डाउन करूं तो ये चेंज ना हो। ठीक है जी, ये मैंने फाइंड कर लिया। इसको मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एरर फाइंड करना, एरर स्क्वायर फाइंड करना। एरर स्क्वायर इसलिए कि जो है नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए जो है स्क्वायर लिया जा रहा है यहाँ पर। तो इज इक्वल टू एरर कैसे फाइंड करते थे जी हम, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, और क्योंकि मैंने स्क्वायर लेना तो पावर 2 में सॉल्व कर, और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा सबके ऊपर। और यहाँ पे मैं टोटल एरर की तरफ जाऊंगा, एरर फाइंड करता हूं जी, इज इक्वल टू सम ऑफ एरर्स के, ये मेरे पास वैल्यू है। अब इसके बाद टोटल एरर के ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा, डेटा में जाऊंगा, वहां पे सॉल्वर होगा। जिन स्टूडेंट्स को डेटा में ये सॉल्वर ना मिले तो उनके लिए है कि वो फाइल को क्लिक करें, उसमें ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन के अंदर ऐड इन में सबसे एंड पे है मैनेज में डिफरेंट चीजें, आपने इसके अंदर एक्सेल ऐड इन को गो करना है, और इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये अनचेक होगा, आपका इसको टिक कर लें, ओके कर लें, तो आपके पास डेटा में ये सॉल्वर आ जाएगा। सॉल्वर को क्लिक करें, ठीक है, आपने इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है। तो ये जो सेट ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर टोटल एरर की जो वैल्यू वो, उसके बाद ये हम यहाँ पर मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर हम कहेंगे जी ये हमारे पास डेटा है जिसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। और अगर ये टिक है तो इसको अनटिक कर लें, उसके बाद सॉल्व कर। तो हमारे पास अल्फा बीटा 1 और बीटा 2 की ये वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि हम सिंगल इंडेक्स के अंदर यहाँ पे इंटरसेप्ट का फार्मूला लगाते थे और यहाँ पर स्लोप का फार्मूला लगाते थे। वो उसी इंटरसेप्ट और स्लोप का फार्मूला सिर्फ उसी सूरत में यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो फिर हमें इसी तरह से ये फाइंड करने होंगे सॉल्वर की मदद से। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगी, अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास बनेगी -0.00371 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि बीटा 1 जो है वो हमारे पास माइनस में है, तो -1.20299 इंटू रिटर्न ऑफ मार्केट, क्योंकि बीटा 1 हमने मार्केट का फाइंड किया, फिर माइनस क्योंकि नेक्स्ट बीटा भी माइनस में है, तो 1058, तो यहां पर आएगा ऑयल प्राइसेस। तो किस चीज की क्वेश्चन बनेगी जी, ये हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगी, ये ऊपर देख लें लिखी हुई आ रही है कि अगर हमें हाई स्कूल कंपनी का रिटर्न फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है, तो हमारी क्वेश्चन बनेगी ये वाली,
जो ये ऊपर लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब यहां पर मल्टी इंडेक्स के अंदर ये जो हमने क्वेश्चन बनाई थी, इसमें एक प्रॉब्लम आती है। मल्टी इंडेक्स में हमेशा एक प्रॉब्लम आती है जो आपने चेक करनी होती है। वो प्रॉब्लम क्या है जी? देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो दो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, जैसे कि मार्केट रिटर्न है, इन्फ्लेशन रेट है, सॉरी वहां पे जो है ऑयल प्राइसेस थी, ये एग्जांपल वही कैरी कर रहे हैं, ये वाली एग्जांपल कैरी कर रहा हूं। तो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक फैक्टर था मार्केट रिटर्न का, दूसरा इन्फ्लेशन रेट का था, उसी एग्जांपल को कैरी करते हुए हम बात कर रहे हैं कि मार्केट रिटर्न और इन्फ्लेशन रेट है, ये दो फैक्टर हैं, और हम कह रहे हैं इन दो फैक्टर्स की बेस पे हमारा रिटर्न डिसाइड होता है। तो अब इसमें इंटरडिपेंडेंसी का इशू क्या है? इंटरडिपेंडेंसी का इशू क्या है जी? इसके अंदर इसमें सिक्योरिटी का रिटर्न हम कहते हैं जी, अफेक्ट इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट करता है हमारे सिक्योरिटी का रिटर्न को, मार्केट का रिटर्न भी अफेक्ट करता है सिक्योरिटी के रिटर्न को। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी का रिटर्न डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इन्फ्लेशन के ऊपर, और सिक्योरिटी का रिटर्न किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मार्केट के रिटर्न। अब अगर आप देखें इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से मार्केट भी अफेक्ट होती है। मार्केट तो यानी कि इन्फ्लेशन जो है हमारे पास मार्केट को अफेक्ट करता है। मार्केट के अफेक्ट के अंदर इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का अफेक्ट ऑलरेडी एडिड है, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन का डबल इफेक्ट आ रहा है, एक डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक आपस में एक दूसरे से अफेक्ट है, या इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है। तो इस डायग्राम से हमें ये बात समझ आ रही है कि इन्फ्लेशन डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है और इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर रहा है। तो हमने ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इसका इफेक्ट कैंसिल करना है, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंसी रिमूव करना। और ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, यह है होता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स मिसलीडिंग होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का ऑलमोस्ट डबल इफेक्ट आ रहा है। तो अब इस चीज को कैसे हम कवर अप करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है? उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है जी? हमारे पास चेक कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम चेक कर लेते हैं जी कि हमारे जो वेरिएबल्स थे उनके अंदर कोई आपस में इंटरडिपेंडेंसी तो नहीं थी। चलो चेक करते हैं जी, कोरिलेशन कोफिशिएंट हम चेक करते हैं दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोरिलेशन। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक तो रिटर्न ऑफ ऑयल प्राइसेस है, दूसरा रिटर्न ऑफ मार्केट है। चलें यहाँ पे कोरिलेशन हम चेक कर लेते हैं जी। अब इसके अंदर हमारे पास ये है जी मार्केट, और हमने ऑयल की प्राइसेस का आपस में कोरिलेशन चेक करना। तो ये आ रहा है जो हमारे पास -0.24, यानी कि ऑलमोस्ट, मैं अगर बात करूं मार्केट का रिटर्न अफेक्ट हो रहा है इनवर्सली 25% बाय प्राइसेस ऑफ ऑयल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। तो अब ये कोरिलेशन आपस में आ रहा है। इट्स मीन के एक तो ऑयल जो है प्राइसेस डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, दूसरा वो ऑयल प्राइसेस मार्केट को 24% अफेक्ट कर रही है। अब जिसकी वजह से मार्केट के इफेक्ट को हमने चेक किया किसके ऊपर? हेस्कोल के ऊपर। तो इसका मतलब है एक तो ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, दूसरा वो मार्केट को अफेक्ट कर रही है और मार्केट आगे इफेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ऑयल प्राइसेस का जो है डबल इफेक्ट आ रहा है। इंटरडिपेंडेंसी आ गई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आ रहा है तो इंटरडिपेंडेंसी है। अब इंटरडिपेंडेंसी कैसे रिमूव करनी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इंटरडिपेंडेंसी कैसे रिमूव करनी है? जो हमने रिग्रेशन के थ्रू रिमूव करनी। तो देखते हैं जी रिग्रेशन के थ्रू हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार है जी,
इनको जो है रीलोकेट कर लूं इनकी जगह। जी, तो जिन दो वेरिएबल्स का इशू है मैं उनको पिक कर रहा हूँ जी, उनको अलग से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी हमें खत्म करनी है। तो कंट्रोल वी, तो यहाँ पर आप इसको कर लें जी वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, तो हमारे पास वही एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। अब इंटरडिपेंडेंसी खत्म करने से पहले इसमें आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फैसला करना है। तो मैं यहाँ पे मेरे नजदीक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हमारी मार्केट की वजह से तो अफेक्ट नहीं हो रही होंगी, हमारी मार्केट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से अफेक्ट हो रही होगी। तो इट्स मीन ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास y होगा, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हमारी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब हमने जो है यहाँ पर देखना है इन दो वेरिएबल्स को अलग करने के बाद जिनके अंदर इंडिपेंडेंसी आ रही है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, हम यहाँ पर सिंगल इंडेक्स मॉडल वाला जो रिग्रेशन रन करेंगे, अल्फा फाइंड करेंगे और बीटा फाइंड करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं जी। नॉज वाइज नॉन एक्स, इसी तरह हम बीटा यानी कि स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, नॉन वाइज नॉन एक्सिस। ठीक हो गया। अब इसकी बेस पे हमने यहाँ पे प्रोजेक्टेड RM1 फाइंड करना है। RM1 कैसे आएगा, तो इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ RM माइनस इनटू अल्फा प्लस बीटा इनटू आर वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको सब पे अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद अब मैं यहां पर अगर कोरिलेशन चेक करूं, इन दो वेरिएबल्स की, अब मैंने ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी, सॉरी वो उसके साथ सिलेक्ट हो रहा, अब मैंने ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी, इसकी जगह पर मैंने जो है अब ये वाली वैल्यूज कन्वर्ट कर लिया, RM को RM1 में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैंने रिलेशनशिप फाइंड करना है, कोरिलेशन बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। फर्स्ट जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 है, इसको मैं अगर 0 पढ़ाता तो देख लें कोरिलेशन कोफिशिएंट खत्म हो गया जी, यानी कि अब इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब इन दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो अब हम जो है अपना मल्टी इंडेक्स मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। तो मल्टी इंडेक्स मॉडल बिल्ड करने के लिए अब मेरे पास ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है, तो इसकी वैल्यू भी मैं आगे ट्रांसफर कर लेता हूं जी कि तमाम डेटा एक ही जगह पर हो जाए। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ जी। तो पेस्ट करने के लिए वही कंडीशन के वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पर जो है अपना
अल्फा, बीटा 1 एंड बीटा 2 दोबारा से फाइंड करते हैं। तो अल्फा, बीटा 1, बीटा 2 के लिए हमने कहा था हम कुछ वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर अल्फा बीटा 1 बीटा 2 फाइंड किया था, वही प्रोसेस यहाँ पर चलेगा कि कोई भी वैल्यू सपोज कर ले इनकी, और उसके बाद हम टोटल एरर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ जी, 2। एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं जी। ठीक हो गया। और अपने अल्फा बीटा को भी सामने रख लेते हैं जी। एक हमारे पास प्रिडिक्टेड RI1 हो जाएगा, और एरर स्क्वायर। तो प्रिडिक्टेड R1 कैसे आएगा जी, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू फैक्टर 1 प्लस बीटा 2 इंटू फैक्टर 2 एंटर कर देंगे, और उसके बाद एरर फाइंड करेंगे जी। एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू पावर 2, मल्टीप्लाई नहीं करना भाई साहब, इसकी पावर लेनी है। ठीक है, माना आप अकल माना, मगर इतने भी अकलमंद नहीं है। ठीक हो गया। इसको अप्लाई करने, सब पे अप्लाई करने से पहले वैल्यूज लॉग करनी हमने W की। ठीक हो गया। तो W की वैल्यूज के साथ डॉलर, फोर नहीं भाई साहब, डॉलर। ठीक हो गया। और यही काम हम यहाँ पर भी कर लेंगे, नहीं यहाँ पे करने की जरूरत है। चलिए इसको मैं करता हूँ ट्रैक, इसको भी बाकियों पे अप्लाई करते हैं जी। एरर को फाइंड करने से पहले मैं कोरिलेशन की वैल्यू को ख़त्म कर रहा हूँ जी, क्योंकि ये मसला करेगी। तो टोटल एरर फाइंड करते हैं जी, इज इक्वल टू सम इनटू दिस कॉलम। तो ये हमारे पास टोटल एरर आ गया। अब हमने क्या करना है, एरर को मिनिमाइज करना है। तो फिर हमारे पास अल्फा बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हमने डेटा में जाना, डेटा में सॉल्वर में कहेंगे हमने इस वैल्यू को करना है जी। उसके बाद किन वैल्यूज को मिनिमाइज करना है जी, इन 3 वैल्यूज को। मैं देखूंगा ऊपर से मिनिमाइज ही क्लिक है, और ये अनचेक है, और इसको कहूंगा सॉल्व। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बनेगी, अब ये जो है मेरे पास रिलायबल इंटरसेप्ट और बीटास की वैल्यू है 4। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगी जी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी। यहाँ पर आता हूँ जी, और मैं कर दो भी, किधर गया। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगी जी, यहाँ पे इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे मॉडल बना देता हूँ जी नया खोजने का। ये वैल्यूज मेरे पास आई हैं जी, नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। तो बनेगी जी रिटर्न ऑफ, ये इसी के सामने लिख लेते हैं, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू -0.003
0.69 प्लस 0.275813 रिटर्न ऑफ ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट बीटा माइनस है तो माइनस 0.27684 रिटर्न ऑफ मार्केट। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी रीबिल्ड होकर। ठीक हो गया जी। तो मीन हमने ये स्टेप फॉलो किए, क्या इंटरडिपेंडेंसी चेक की, तो हमारे पास उसमें कोरिलेशन आ गया जी। तो हमने कैसे उसको रिमूव किया, हमने रिग्रेशन के थ्रू रिमूव किया, और उसमें से एक वेरिएबल को में से इंटरडिपेंडेंसी रिमूव की, जैसे कि हमने मार्केट के रिटर्न में से रिमूव की। फिर न्यू अल्फा बीटा फाइंड के मल्टी इंडेक्स मॉडल के लिए, और हमने एक नई इक्वेशन बना ली। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जी, मल्टी इंडेक्स मॉडल के अंदर कि उसको कैसे बनाते हैं और उसमें इंटरडिपेंडेंसी कैसे ख़त्म की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।